क्या मेरी आवाज़ जा रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई साथी अगर मुझे आश्वस्त करे तो मैं अपनी बात शुरू करूं। संभवतः मेरी आवाज़ शायद पहुंच पा रही होगी। शुक्रिया नितेश। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य संवाद समूह का और मेरे बड़े ही प्रिय और छोटे भाई नितेश जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से बोलने का अवसर दिया। और इस समूह के संरक्षक और हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी का, जो इस समय इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका स्नेह और प्रेम हमें बराबर मिलता रहा है। तो मैं अवनीश पांडे, शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया है नई कविता और शमशेर इस शीर्षक पर बोलने के लिए। नई कविता और शमशेर पर कुछ बोलूं इससे पहले यह बात बोल देना ज़रूरी है कि नई कविता और शमशेर शीर्षक पर बोलने के लिए मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं समझता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मैंने अब तक पढ़ पाया है या अब तक का मेरा जो कुछ भी अनुभव रहा है, उस आधार पर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। तो इस विषय पर बोलते हुए मैं उन सब बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि शमशेर जब लिखना शुरू कर रहे थे तो वो समय 1932 के आसपास का था, जब उनकी पहली कविता संभवतः आई थी, सहन सहन बहता है वायु। तो 1932 से लेकर के और 1990 तक का एक लंबा समय रहा है शमशेर के रचना संसार का। तो मुझे इस अवसर पर मैं मुक्तिबोध को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था कि किसी भी साहित्य का वास्तविक विश्लेषण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उस समय में गतिशील सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर जो कुछ भी आत्म प्रकटीकरण हो रहा था उसका सटीक विश्लेषण हम जब तक नहीं कर लेते, तब तक जो है कि किसी भी साहित्य का सटीक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। और आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कविता के संबंध में कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी तरफ कविकर्म और कठिन होता जाएगा। तो शमशेर चूँकि वैसे भी पाठकों के लिए दुरूह हैं, जटिल हैं, कठिन हैं, और तो इसी वृत्तियों की पड़ताल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मैं नई कविता पर कुछ कहूँ उससे पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी बहुत बातचीत प्रगतिवाद पर और बहुत छोटी और संक्षिप्त टिप्पणी प्रयोगवाद पर और फिर नई कविता पर मैं करना चाहूँगा। 1930 के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आने का एक साल था। यह वह साल था जब समाजवादी और साम्यवादी शक्तियाँ अपनी तरह से काम करना शुरू कर दी थी। यह वही समय था जब छात्रों के नए नए सम्मेलन हो रहे थे 1930 के आसपास, और जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी की उसी समय स्थापना होती है 1925-26, यही वह पूरा दौर था। और जो है मजदूर किसान पार्टियां और वो सब आंदोलन भी उसी दौर में सक्रिय थे। हिंदुस्तान समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का उसी समय गठन हुआ था, और बारदोली का सत्याग्रह पटेल के समय उसी समय चालू हुआ था। तो भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों का आंदोलन भी उसी समय हुआ था। काकोरी कांड और जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बहुत सारे काम उस समय सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। और इन सब के बावजूद जो है वह अंग्रेज़ों का एक दमन जो है वह उस समय सक्रिय था। जतिन दास को भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हुई,
63 दिन के भूख हड़ताल के बाद। तो ये सब सारी पृष्ठभूमियाँ जो हैं वह धीरे धीरे बन रही थी भारत में। किसानों और जमींदारों का एक समूह जो है वह पूरी तरह किसानों का एक समूह जो है जमींदारों के खिलाफ, और कांग्रेस के भीतर खुद जो है सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के नेतृत्व में जो है वह कांग्रेस के भीतर खुद जो वह जमींदारों न सिर्फ साम्राज्यवादियों के खिलाफ बल्कि सामंतों और जमींदारों के खिलाफ भी एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। 1931 में यही वह समय था जब लाहौर में जो है कि नागरिक अधिकारों को लेकर सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक बिल पारित हुआ, और 1936 तक आते आते राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया जोर पकड़ा। 1936 में लखनऊ में जो है कि नेहरू की अध्यक्षता में समाजवाद जिंदाबाद के नारे लगे, सर्वहारा जिंदाबाद के नारे लगे, और नेहरू ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता समाजवाद से ही तय होगा। और यही वह समय था जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है भारत में, और प्रेमचंद जो है वह उसके सभापति होते हैं। यह अजब संयोग था कि एक और लखनऊ में उसी साल नेहरू अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और समाजवाद जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ उसी लखनऊ में प्रेमचंद जो है वह प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि साहित्यकार का लक्ष्य महफिल सजाना और मनोरंजन की सामान जुटाना नहीं है, उसका दायरा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हमें सौंदर्य की कसौटी बदलनी होगी, और सौंदर्य की कसौटी जब वो बदलने पर जोर दे रहे थे तो उनका मतलब था कि साहित्य की कसौटी वही साहित्य खरा होगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन के प्रकाश की सच्चाइयाँ हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेमचंद उस जमाने में बोल रहे थे कि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है, और ये सब बातें वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में कर रहे थे। लेकिन प्रगतिवाद की स्थापना के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी काम कर रही थी, जैसे कि रसिया की बोल्शेविक क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था, और जो है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो शक्तियां थीं वह आर्थिक रूप से जो है वह कि शोषण पर पूरी तरह से आमादा हो गई थी, और इस तरह से वह फांसीवाद का एक पूरा का पूरा जो है वह जाल बुनने का एक प्रयास उस समय हो रहा था। और इस फांसीवाद की आहट को लेखक समझ चुके थे, और इसलिए उनको न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में जो है वह फांसीवाद के खिलाफ जो है वह लेखकों का एक संगठन जो है वह एकजुट होने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि जिस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में भारत में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के नेतृत्व में हुआ, उसकी पृष्ठभूमि उससे पहले 1935 में पेरिस में बन रही थी, और तमाम चीज़ें उस समय उसके पीछे काम कर रही थी। लेकिन एक चीज़ जो कि उस समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वह यह कि प्रगतिवादी लेखक जो है कि त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल इस विषय में क्या सोच रहे थे। गांधीवादी जो आंदोलन था वह लगभग जो है कि उससे युवा पीढ़ी जो है वह एक निराशा की स्थिति महसूस कर रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। और जो नागार्जुन उस पर एक कविता लिखते हैं, और जो है कि गांधीवादी जो आदर्श है उससे उनका अपना विरोध है, और फिर वो कहते हैं कि काटो 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 कुर्बी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बड़ हिंसा क्या है। तो गांधीवादी जो विचारधारा है, प्रगतिवादी जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उससे एक अपनी असहमत दर्ज कराते हैं, और
नागार्जुन ने लिखा कि पुलिस और पलटन की हाथी कितना चारा खाते हैं, वहीं रंग है वहीं ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं। देशभक्ति की सनद मिल रही आए दिन शैतानों को, डांट डपट उपदेश मिल रहे दुखी मजदूर किसानों को। तो इस तरह से जो है कि स्वतंत्रता के बाद भी एक निराशाजनक तस्वीर बनती है, जिसको प्रगतिशील लेखक जो है कि अपनी कविता में इस बात को उभारते हैं। नामवर सिंह ने इस विषय पर एक छोटी सी टिप्पणी की है, मैं उसको पढ़ देना उचित समझता हूँ कि सन 35 के ज़माने में साहित्य और राजनीति के संबंधों को लेकर गर्मा गर्म चर्चा चल पड़ी। जिस तरह छायावाद युग में साहित्य समाज का दर्पण है कहने की हवा थी, उसी तरह इस युग में साहित्य और राजनीति की घनिष्ठता पर जोर दिया जाने लगा। जो कुछ अधिक समझदार थे वे साहित्य को इससे भी व्यापक कार्यों की तरफ संकेत करते हुए मैथ्यू अर्नाल्ड का वो मशहूर फिक्रा दोहराया करते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। इसका कारण यह है कि सामान्य लोगों के जीवन में राजनीति का तथा राजनीति में सामान्य लोगों का ऐसा प्रवेश पहली बार हुआ था। इससे पहले राजनीति केवल बड़े लोगों की चीज थी, लेकिन जनतांत्रिक परिस्थितियों के आने से हवा बदल गई थी। और नागार्जुन लिखते भी हैं कि प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त प्रतिबद्ध हूँ। और यही वह समय था, और इस समय को ही टारगेट करते हुए जब मुक्तिबोध ने लिखा कि बशर्ते तय करो कि शोर हो तुम, सुनहले ऊर्ध्व आसन के दबाते पक्ष में, अथवा कहीं उसमें लूटी टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में, तुम्हारा कहाँ हो तुम। तो यह एक पूरा का पूरा दौर था जिसमें किसानों का आंदोलन था, मजदूरों का आंदोलन, सम्मेलन हो रहे थे। शक्तियों के खिलाफ जो है वह पूरा का पूरा जो आंदोलन था वह लगभग एकजुट हो रहा था। लेकिन उस समय के कवि जो है वह ग्रामीण जीवन की भी सुधि लेते थे। नागार्जुन ने ग्रामीण जीवन पर बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि याद आता मुझको अपना और तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम, याद आते मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमिदनी और तामल खान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, अति वेण वन वे नीलिमा के नीलम नीलम निलय अति अभिराम। तो इन सब के बावजूद भी जो प्रगतिवाद के कवि थे वह ग्रामीण जीवन में भी रुचि लेते थे। और बड़ी अच्छी केदारनाथ अग्रवाल ने भी एक कविता इस पृष्ठभूमि पर लिखी कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। लेकिन निराला ने भी कुछ कविताएं लिखी जिसमें उन्होंने सामंतवाद और कैपिटलिस्ट को जो है कि सीधे टारगेट किया, जिसमें लिखा उन्होंने कि अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई जो खुशबू रंगो आब, खून चूसा खात का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। जो कि पूरा का पूरा जो आंदोलन था वह किसानों और मजदूरों से संचालित हो रहा था। और जो कवि जो थे, जो लेखक थे, वह इन्हीं की तरफदारी कर रहे थे। जब मुक्तिबोध ने लिखा कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्त के मन को जन को। लेकिन प्रगतिवाद जो है वह आज़ादी से मोहभंग के बाद नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि सक्रिय थे। केदारनाथ अग्रवाल ने आज़ादी के बाद के मोहभंग पर लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आग लगे इस राम राज्य में, ढोलक मढ़ती है अमीर की, चमड़ी बजती है गरीब की, खून बहा है राम राज्य में। त्रिलोचन कुछ सौंदर्यवादी और कुछ इस तरह की कविताएं भी लिख रहे थे उस समय। सामाजिक विषमता पर तो कविताएं बहुत सारी लिखी गई प्रगतिवाद के दौर में, लेकिन
सौंदर्य संबंधित कुछ अच्छी कविताएं लिखी, जब उन्होंने कहा कि यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वो गांठ लगा दी। था पथ पर था पथ पर मैं भूला भूला, फूल उपेक्षित कोई भूला, जाने कौन लहर थी उस दिन, तुमने अपनी याद जगा दी। प्रगतिशील कविता जो है वह कुल मिला जुलाकर मजदूरों, किसानों के पक्ष में खड़ी होने वाली कविता है। वह शोषितों, वंचितों और दलितों के पक्ष में खड़ी होने वाली कविता है। वह स्त्रियों के पक्ष में खड़ी होने वाली कविता है। इसके बाद जो एक दौर आता है वह बहुत थोड़े समय के लिए आता है, जिसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोगवाद ने प्रगतिवाद पर दो आरोप सीधे तौर पर लगाए। पहला आरोप था कि प्रगतिवाद जो है वह साहित्य को संकीर्णतावादी नजरिए से देखता है, और दूसरा आरोप था कि वह रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। और अज्ञेय इस तरह से उसके जो है कि तार सप्तक 1943 में निकालते हैं, और उसके एक तरह से मुखिया उन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम सीधे जो है कि नई कविता पर आते हैं, जिस पर कि मुझे बोलना है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर नई कविता जो है 1951 के मतलब मुकम्मल तौर से 1951 के दूसरे सप्तक से इस चीज़ की चर्चा उठती है, नई कविता की। प्रयोगवादी ढंग की कविताएं 1900 आते आते उसका जो आकर्षण था वह थोड़ा कम होने लगा था, और जो है कि प्रयोगवाद नई कविता नाम अज्ञेय ने ही अपने एक रेडियो वार्ता में दिया था। 1951 के तार सप्तक से ही प्रयोगवाद की हम शुरुआत मान सकते हैं। और इलाहाबाद में 1954 में जो है वह नई कविता पत्रिका आरंभ हुई थी, और उसके प्रकाशन से जो है वह यह नाम चर्चा में आया था, जिसमें विजय देव नारायण शाही थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, धर्मवीर भारती थे, आदि कई विद्वान थे। 1953 के आसपास भी परिमल ने नई कविता पर विचार करने के लिए गोष्ठी की, जिससे भी यह नाम चल पड़ा और काफ़ी मशहूर हुआ। मोटे तौर पर 1951 से 1965 तक की कविताओं को हम नई कविता जो है कि कह सकते हैं। नई कविता सामान्य अर्थों में अपने पहले की कविता से विद्रोह करती हुई कविता है। नई कविता की जो प्रेरणा भूमि है, जो उपकरण है, जो विचारधारा है, जो कथ्य है, जो शिल्प है, और जो भाषा है, बिंब है, लय है, उपमान है, छंद है, उसमें तो बदलाव आया ही है। नई कविता के दौर में उसके कथ्य में भी बदलाव आया। कविता का उद्देश्य अब महज मनोरंजन नहीं रह गया, बल्कि वह कई अन्य कठोर प्रश्नों से भी अब धीरे धीरे नई कविता जो है वह टकराने लगी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के सामने जो एक बड़ा प्रश्न था वह था नवनिर्माण का प्रश्न। मजदूर और किसान आंदोलन के सक्रिय होने के बाद यह प्रश्न अब उठने लगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मैं कह रहा था कि स्वाधीनता, हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन एक प्रश्न बना हुआ था। संभवतः मेरी आवाज़ अब पहुंच रही होगी, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत से आवाज़ कट रही थी। राजनीतिक रूप से तो हमें स्वतंत्रता जरूर मिल गई थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी हम जद्दोजहद कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और एक अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देश अभी सिर्फ पहला कदम उठाया था, और उसके सामने अभी तमाम तरह की बाधाएं थी, तमाम तरह की दिक्कतें थीं। वह उसने एक विदेशी साम्राज्यवादी शासन को अभी उखाड़ फेंका था, और उसके सामने अभी तमाम तरह की बाधाएं थी जिसे उसे पार करना था। लेकिन अपने पीछे टैगोर ने 1941 में कहा था कि भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगी कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वह अपने पीछे किस तरह का भारत,
कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएगा। जब तक सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा, कितना कूड़ा करकट और कितना कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कितना कूड़ा कितना कचरा छूट जाएगा और उससे हमें किस तरह का संघर्ष करना था। नई कविता के पृष्ठभूमि में ये सब भी चीज़ें थी और भारत के सामने जो एक विश्व था वह दूसरे विश्व युद्ध की मार में घायल, क्षत विक्षत और भयावह आकृतियों वाला एक विश्व था, जिसके ऊपर शीत युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह दुनिया लगभग 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी थी। हमारा यह अनुभव था कि द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर विभीषिकाओं ने अपने प्रभाव और दबाव से विश्व में एक पुराने संसार को लगभग नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का खतरा और फिर उससे उपजे संकट से भी भारत को निपटना था। सन 1940 से 1970 के 3 दशक न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय था। संस्कृति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के नाम पर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद की विचारधारा ने एक जाल फेंका था और तीसरी दुनिया के देश उसके चंगुल से बाहर बच न सके। मुक्तिबोध ने नई कविता और आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में एक छोटी सी टिप्पणी इस विषय पर की है कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में एक और अवसादवाद की बाढ़ आई। शिक्षित मध्यवर्ग में भी उसकी जोरदार लहरें पैदा हुई। साहित्यिक लोग भी उसके प्रवाह में बहे और खूब ही बहे। इस भ्रष्टाचार, अवसरवाद, स्वार्थपरता की पार्श्वभूमि में नई कविता के क्षेत्र में पुराने प्रगतिवाद पर जोरदार हमले किए गए। कुछ सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ये सिद्धांत और उसके हमले वस्तुतः उस शीत युद्ध के अंग थे जिसकी प्रशंसा लंदन और वाशिंगटन से ली गई थी। पश्चिम की परिपक्व मानवतावादी परंपरा से साहित्यिक प्रेरणा ग्रहण न करके उन पर नए व्याख्याताओं ने उसकी अत्यंत प्रतिक्रियावादी साहित्यिक विचारधारा को अपनाया और फैलाया। नई कविता के आसपास लिपटे हुए बहुत से साहित्यिक सिद्धांतों में शीत युद्ध की छाप दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध का मानना था कि नई कविता एक ओर तो द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह परिदृश्य से प्रभावित है, तो दूसरी ओर उस पर शीत युद्ध की गहरी छाप है। लेकिन शीत युद्ध के दौर में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी और वैचारिक क्षेत्र में भी एक आंदोलन सक्रिय था। नई कविता पर मुक्तिबोध की समझ पर शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा कि मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रकृतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन ले, प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि रूप से तथा सभी वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। मुक्तिबोध अपने युग को ठीक से पहचानते थे। अपने लेखों और अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने इस बात की बहुत ही गहरी शिनाख्त की कि नई कविता पर किन चीज़ों का असर था और वे इन चीज़ों के साक्षी भी थे। नई कविता का जन्म, वे लिखते हैं कि नई कविता का जन्म छायावादी व्यक्तिवाद के विरुद्ध यथार्थोन्मुखी व्यक्तिवाद की ही बगावत थी। यह बगावत इसलिए संभव थी कि देश की बिगड़ी हुई दशा के मध्यम वर्ग के साधारण व्यक्ति का जीवन असह्य हो उठा था। ऐसा व्यक्ति यह सोचता था कि तत्कालीन रोमांटिक कविता कम से कम उसके कष्टग्रस्त जीवन के मनोभावों को, यथार्थ को तो उभारे। इस तरह से मुक्तिबोध का जो पूरा चिंतन है नई कविता को लेकर, वह एक और तो द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह चेतना से प्रेरित है, तो दूसरी ओर स्वाधीनता प्राप्ति के पूरे परिवेश से प्रभावित और आंदोलित रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता को अस्तित्ववाद से जोड़ते हैं और नई कविता पर उन्होंने विदेशी जो विचार हैं उन्होंने उसका असर महसूस किया। मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद के प्रभाव से अपनी जो है कि वैचारिकी जो है वह मजबूत करते हैं रामविलास शर्मा। नई कविता की कुछ प्रवृत्तियां हैं, ठीक उसी तरह जैसे छायावाद प्रवृत्तियों का एक पुंज है, उसी तरह नई कविता है। जैसे काव्य संबंधी पुरानी अवधारणाओं से असहमति।
नई कविता ने काव्य संबंधी अपनी पुरानी अवधारणाओं से उसने असहमत दर्ज की और सृजनात्मकता पर उसका ज़्यादा ध्यान था। काव्यानुभूत की बनावट पर उसका ज़्यादा ध्यान था, जिस पर शाही ने लिखा भी है। काव्यानुभूत पर उसका ज़्यादा बनावट था, उसकी सृजनात्मकता पर उसका ज़्यादा बनावट था। वह उस अनुशासन को तोड़ती भी है जिस अनुशासन में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद जैसी रचनाएं लिखी जा रही थी, उस अनुशासन को तोड़ती है। दूसरी जो इसकी मूल प्रवृत्ति है वह है नई कविता में जो लघु मानव वाली बात उठी थी। इस बात को सबसे पहले लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस चीज़ की चर्चा की कि नई कविता दरअसल लघु मानव की खोज की कविता है, लेकिन इस चीज़ पर मुकम्मल बातचीत करने का श्रेय जो है वह विजय देव नारायण शाही को जाता है। और जब उन्होंने पूरा का पूरा एक लेख लिखा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता की खोज, तो कई स्तरों से यह सवाल उठा कि आखिर लघु मानव है क्या, यह किस परिवेश की कविता है, आखिर लघु मानव किस विचारधारा से उपजा है। क्या यह व्यक्तिवादी मानव है, अहंग्रस्त, आत्मलीन, समाज विमुख, कुंठाग्रस्त, वर्जना पीड़ित मानव है, या यह कुछ और है। तो नई कविता के समर्थ आलोचक विजय देव नारायण शाही ने अपनी किताब में लिखा और उनका यह मानना था कि मनुष्य की हर परिभाषा मूलतः सहज मनुष्य की ही परिभाषा है, चाहे हम मनुष्य की उस परिभाषा को कितना भी विकृत या अयथार्थ क्यों न समझें। शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस की भी इसकी चर्चा की। लेकिन लघु मानव को अक्सर जो है कि नेहरू और लोहिया के भी बातचीत से जोड़ा गया। व्यक्ति स्वातंत्र पर इसने ज़्यादा बल दिया। इस नई कविता ने व्यक्ति स्वातंत्र पर भी ज़्यादा बल दिया। छायावाद ने अर्थ संकोच कर दिया था और प्रगतिवाद काव्य विचार को फार्मूले की तरह आरोपित करने के कारण समग्र जीवन जगत की चिंताओं से हटकर एकांगी हो गया था। पूरी स्थिति को समझने के बाद नई कविता ने समग्र मानव जीवन के सृजन को केंद्र में स्थापित किया और व्यक्ति स्वातंत्र के असली चेहरे को अपने रचनाकारों में कई स्थानों पर अनावृत भी किया। तो इस तरह से नई कविता जो है अनुभूत की ईमानदारी और उसकी प्रामाणिकता पर भी बल देती है। नई कविता के सृजन के दौर में अनुभूत की ईमानदारी और प्रामाणिकता पर सर्वाधिक ध्यान मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर ने दिया। दूसरा सप्तक की समीक्षा करते हुए प्रभाकर माचवे ने जब लिखा कि कविकर्म की ईमानदारी को काव्य मूल्य के रूप में घोषित कर दिया गया, अनुभूत की ईमानदारी का दावा नई कविता से पहले की कविता भी खूब करते हैं। फिर नई कविता में ईमानदारी का क्या अर्थ है, यह प्रश्न उठा कि नई कविता में ईमानदारी का क्या अर्थ है। छायावाद और प्रगतिवाद के कवियों की ईमानदारी पर नई कविता ने संदेह व्यक्त किया और कहा कि छायावादी कवि में करुणा और प्रगतिवादी कवियों का जन वेदना का नारा झूठा था, कोरी बौद्धिक सहानुभूति मात्र छलना है। रघुवीर सहाय ने कहा कि काव्य सृजन के लिए ईमानदारी वास्तव में एक मौलिक गुण है और उस बौद्धिक स्तर का पर्याय है जिस पर आकर तर्क, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत रुचि के ऊपर उठ जाता है और जिस पर आकर हम वस्तुओं की वास्तविकता का सही अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ईमानदारी जो है वह प्रमुख मुद्दा है, लेखक की ईमानदारी, और इस पर जो है वह एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने भी लिखा है और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहां लेखक वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। रोमांटिक आत्मनिष्ठता को त्याग कर विवेकयुक्त वस्तुनिष्ठता का पालन। नई कविता के ज्यादातर कवि ईमानदार अनुभूत की राह पर चले हैं। एक और बात जो नई कविता के संदर्भ में कही जाती है वह यह कि रस के प्रतिमान की अप्रासंगिकता। नई कविता ने रस के प्रतिमान को जो है वह नकार दिया और यह ठीक भी था, क्योंकि मुक्तिबोध की कविता को समझने के लिए यानी चाँद का मुंह टेढ़ा है जैसी कविता और अन्य कविताओं को समझने के लिए रस का इस्तेमाल किस हद तक किया जाए।
या लगभग सभी नए कवियों ने तनाव, घिराव, आक्रोश, यंत्रणा की कविताएं रची हैं। अंधायुग जैसी रचना को समझने के लिए रस का प्रतिमान कहाँ तक सही हो सकता है। नई कविता हृदय की मुक्तावस्था नहीं है, वह बुद्ध की मुक्तावस्था का पर्याय है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र रस का प्रतिमान नई कविता के आस्वादन मूल्यांकन में असमर्थ है। रस का आधार है समाहिति, अद्वंद, किंतु नई कविता द्वंद्व और असामंजस्य की कविता है। नई कविता वर्तमान पर केंद्रित है, जबकि रस की दृष्टि अतीतोन्मुख रहती है। नई कविता का विषय क्षण की अनुभूति है, जबकि रस का आधार वासना और अस्थायी भाव है। जाहिर सी बात है कि नई कविता रसाश्रयी कविता नहीं है। नई कविता पर रस को लेकर बात करना निरर्थक है। नई कविता हमें तन्मय नहीं करती, हमारा चैन तोड़ देती है, विचार के तनाव को मथती है, छीलती है। अंधेरे में जैसी कविता को भी समझने के लिए रस के प्रतिमान जो है वह उतने कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। एक और बात जो नई कविता की प्रवृत्तियों में शामिल की जाने वाली है वह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का मोहभंग। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जीवन के हर क्षण में नई आशाओं, आकांक्षाओं ने जन्म लिया। 14 अगस्त की रात में जब संविधान सभा के आगे दिए गए अपने अविस्मरणीय वक्तव्य में जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्षों पहले हमने नीयत के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि उस कर्तव्य का पालन किया जाए, तो भी बहुत काफ़ी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा तो और जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। यह जो है वह जवाहरलाल नेहरू जनता से एक वादा कर रहे थे 14 अगस्त 1947 को रात को। और हरनारायण व्यास ने कविता लिखी दूसरा सप्तक में कि आज तेरा देश तेरे हाथ की तलवार है, तो उसे जगशांति के हितकर में उठा। आज तेरे देश की मजलूम जनता की सबल हुंकार नभ से 7 पर्दों पार तक टंकाएगी। हे मनुष्य के त्राण, तेरा स्वागतम, सत स्वागतम। नई कविता के कुछ कवियों को आज़ाद भारत से एक उम्मीद भी थी, लेकिन अफसोस इन आशाओं और आकांक्षाओं ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वाधीनता के अभाव में सही दिशाओं में फलने फूलने का अवसर नहीं मिला। नेहरू युग की दिशाहीन राजनीति ने मूल्यों के विघटन की प्रक्रिया को और तीव्र ही किया। धीरे धीरे जनता उमंग और उल्लास से अवसाद और खिन्नता और अंधेरे की तरफ आगे बढ़ने लगी। इस अवसादपूर्ण स्थिति का सीधा प्रभाव सृजनात्मकता में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा सप्तक के कवि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक में यह स्वर सुनाई पड़ता है, जब रघुवीर सहाय लिखते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक व महाबली। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई तथा विदेशी पराधीनता का संकट भी उस समय गहराने लगा था। पूरा का पूरा देश एक ऐसी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जागरूक और संवेदनशील रचनाकार मोहभंग की पीड़ा से कराहने लगे। विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी शीत युद्ध की छाया, असीम प्राविधिक विकास और स्थापित व्यवस्था के बहते हुए विराट संवेदनशील अमानवीय तंत्रों की स्वार्थपरता के कारण सर्वग्रासी मानव विनाश का खतरा हर स्तर पर झूठ, फरेब और आडंबर और पाखंड और भ्रष्टाचार से भारतीय लोकतंत्र चरमराने लगा था। राजनीति इतनी समाजद्रोही और मानवद्रोही हो गई थी कि व्यवस्था के बड़े बड़े तंत्रों के बीच आदमी जो है वह अकेला पड़ गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखकर एक कविता लिखी कि देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता। जब उन्होंने लिखा कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। नई कविता में जो प्रबल व्यवस्था विरोध का स्वर उभर कर उसके मूल कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक
राजनीतिक कारणों से जो प्रभावित हो रही थी, पीड़ा, पराजय, निराशा, आक्रोश और अकेलापन, अकुलाहट और अंधेरा, यंत्रणा, विसंगति, विडंबना, यह जो रचना संसार नई कविता में उभर कर सामने आ रहा था, वह केवल पश्चिमी अस्तित्ववाद की देन नहीं था, जैसा कि कुछ आलोचक समझ बैठे हैं। यह आज़ादी के मोहभंग और उस पूरे परिदृश्य के तनाव से भी इस कविता का जन्म होता है। धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गर्म हवाएं हों, रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध हो, या मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा हो, कि जितनी भी कविताएं हैं उन सारी कविताओं में जनता की चीख से भरा एक पूरा का पूरा माहौल दिखाई पड़ता है। अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध जब लिखते हैं कि अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज़ सूने में कांप रही दूर तक, कराहों की लहरों में पासों प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। गांधी की हत्या के बाद नैतिक मूल्यों का विघटन इतना तेजी से हुआ कि परिवेश लगभग मूल्य अंधकार की दिशा में की ओर चला गया। नई कविताओं के रचनाकारों ने अनगिनत मोहभंग की कविताएं लिखी। इस काव्य की लोक संवेदना में मोहभंग के कसकते करकते और करारे अनुभवों का दारुण जो है वह कि इतिहास जो कि छिपा हुआ है। इस तरह से नई कविता के जो कवि थे वह मोहभंग के दौर से उपजे हुए संकट पर जो है वह की कविताएं लिख रहे थे, और नई कविता का इस पर जो है वह की प्रभाव जो है वह की दिखाई पड़ रहा था। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि नई कविता में जो है वह विसंगति और विडंबना के भी स्वर सुनाई पड़ते हैं। अंधा युग के जो प्रहरी पात्र हैं, इसके माध्यम से धर्मवीर भारती ने वो जो पूरे के पूरे परिदृश्य की जो विसंगति है, जो विडंबना है, और जो मानव के अकेले रह जाने की जो पीड़ा है, उसको उन्होंने गंभीर रूप से उस में दिखाने का प्रयास किया है। जब प्रहरी एक कहता है कि हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी दू कहता है कि हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी आस्था। प्रहरी एक इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य चलते रहे हम सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने विसंगत विडंबना के आधारभूत कारणों पर नए प्रतिमान पुराने निकष में विस्तार से चर्चा करने के बाद कहा कि आज हम विसंगतियों और विडंबनाओं के बीच जी रहे हैं। यह विसंगति आज जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। विडंबनापूर्ण नाटकीय स्थिति की सशक्त रचनाओं में हम अंधा युग को रख सकते हैं। पश्चिम की औद्योगिक शहरीकरण और मशीनीकरण की स्थिति से उपजी विसंगत विडंबना की स्थिति को न्यू क्रिटिसिज्म ने भी उभारा और इस पर अस्तित्ववादी विचार के खेमों में गहमागहमी भी रही। कामू सार्थ के साहित्य में भी विसंगत विडंबना के कारण योगीन संदर्भ आए। यही बात हिंदी की नई कविता के लिए भी सच है कि विसंगत विडंबना की स्थितियों के कारण हमारे युग संदर्भ में भी हैं। मुक्तिबोध ने ब्रह्मराक्षस कविता में इस दौर की स्थिति पर कहा कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। रामविलास शर्मा ने एक किताब नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के पूरे दौर पर अस्तित्ववाद की छाप की बात की है। कहीं कहीं अस्तित्ववाद आधुनिकतावाद का मुहावरा नई कविता पर दिखाई भी पड़ता है। पूरी दुनिया को दो विश्व युद्धों ने भीतर से इतना खोखला, इतना भयावह, इतना जर्जर और इतना मजबूर बना दिया था कि पूरी मनोभूमि पर अस्तित्व का ही खतरा मंडराने लगा था। साम्राज्यवादी पूंजीवाद के शोषणकारी गठजोड़ ने शहरीकरण की प्रक्रिया को ही तेज कर दिया था तथा टेक्नोलॉजी विज्ञान की गति तथा होड़ ने एक भयावह स्थिति में लाकर हमें खड़ा कर दिया था। मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन, आत्मविडंबना, अकेलापन की स्थिति सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी दिखाई पड़ने लगी थी। इस स्थिति से अस्तित्ववादी विचार दर्शन भी बैठते चले गए। किरकेगार्ड, सामू, कामू, नित्से, सार्थ
आस्था अनास्थावादी दोनों तरह के अस्तित्ववादी परिवेशों की विकृतियों से उपजी विचार छायाएं हैं। संपूर्ण संसार में फैली हताशा निराशा का प्रभाव भारतीय मनोजगत पर भी पड़ा। भारत आज़ादी के बाद, या यूं कहें कि विभाजन की कीमत पर मिली आज़ादी के बाद, मोहभंग की पीड़ा से भी गुजरा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता के कवियों पर ही नहीं, आलोचकों तक पर भी अस्तित्ववाद का असर दिखाई पड़ता है, ऐसी बात उन्होंने कही। शीत युद्ध की डरावनी स्थिति परिस्थिति की पराजय हताशा का तर्क सही भी लगता है। शीत युद्ध की डरावनी स्थिति का पूरा आतंक था। इसीलिए नई कविता की कुछ कविताओं में अस्तित्ववादी प्रवृत्तियां भी सक्रिय हैं। नई कविता की काव्यानुभूति में क्षणवाद इसी अस्तित्ववाद की कोंख से भी उपजा है। नई कविता के दौर की कविताओं पर व्यक्तिवाद, व्यक्ति स्वातंत्रवाद पर आधुनिकतावाद की गहरी छाप है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी जीवन पद्धति का रक्तिपाई वर्ग से नाविनालबद्ध संबंध की चर्चा यूं ही नहीं की थी। जब वे कहते हैं कि रक्तपाई वर्ग से नाविनालबद्ध नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे, इसके पीछे उच्च मध्यवर्गीय भोगवादी मानसिकता का पूरा तंत्र है। अपनी कविता अंधेरे में वे लिखते हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उद्रंभर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, बन गए किसी बेविचारी के बिस्तर, लिया बहुत, दिया बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर, बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत कम। कहना न होगा कि आज़ादी के बाद यही पूंजीवादी उपभोक्तावादी वर्ग फला फूला है और उसने आम आदमी का शोषण कर उसकी कीमत पर ही ऐश की है। इन्हीं आधुनिकतावादियों ने व्यक्ति को इतिहास, परंपरा, दर्शन और भविष्य से काटकर केवल वर्तमान पर उसकी अर्थवत्ता पर बल भी दिया है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में इसी उच्च मध्यवर्ग की नीयत को भी धिक्कारा है। जब वे लिखते हैं कि इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, इतना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरे रेशमी व शब्द संस्कृत बोल। मार्क्सवादी कवियों आलोचकों ने आधुनिकतावाद में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि की गणना की है तथा मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय को आधुनिकतावाद के व्यक्ति केंद्रित से दूर ही रखा। नई कविता पर जो है वह प्रकृति सौंदर्य, नई कविता के कवियों ने प्रकृति सौंदर्य पर भी एक दृष्टि अपनी डाली है। नई के कवियों ने प्रकृति सौंदर्य को विशेष अनुराग की दृष्टि से देखा है। छायावादी कविता ने प्रकृति प्रेम से, इन कवियों का प्रकृति प्रेम थोड़ा भिन्न था। छायावादी कवियों की प्रकृति कविताएं भी लौकिक होते हुए भी लौकिकता का संकेत देती थीं। जब पंत ने लिखा कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। नई कविता के कवियों पर योगीन परिस्थिति, तनाव, संघर्ष, नेहरू युग से मोहभंग, औद्योगिक समाज के आरंभ की टूटन आदि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र आदि सभी कवियों ने प्रकृति को सामाजिक अंतर्दर्शन के रूप में ही लिखा है। सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल आदि कई कविताएं जो है वह प्रकृति के संदर्भ में लिखी हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। तो इस तरह से वह प्रकृति पर भी वो कविताएं लिख रहे थे। काव्य रूपों और काव्य भाषा में भी नए कवियों में एक तरह का बदलाव आया। उन्होंने काव्य भाषा और काव्य रूपों पर भी काफ़ी लिखा, मतलब काव्य रूपों और काव्य भाषाओं में भी एक तरह का बदलाव का अनुभव किया जाता है। नई कविता के संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि बिंब और प्रतीकों का नयापन
और छंद और लय में भी एक नई चीज़ दिखाई पड़ी। केदारनाथ सिंह ने तीसरा सप्तक में दिए गए अपने एक वक्तव्य से यह बताने की कोशिश की कि नई कविता में बिंब कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु से होता है, उतना ही उसके रूप से भी। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप्त। नई कविता के कवियों ने वस्तु के मानसिक प्रतिबिंबों को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। शमशेर ने आत्मगत बिंब और आत्म का वस्तुगत बिंब दोनों को रचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें लिखा कि एक नीला आईना बेठोस सी वह चांदनी और अंदर चल रहा हूं मैं, उसी के महातल के मौनमय इतिहास का कण किरण जीवित एक बस। अपने निजी अनुभव के प्रति निर्वैयक्तिक दृष्टि नई कविता के बिंब विधान की एक ऐसी विशेषता है जो उसे प्रयोगवाद की आत्मप्रधान पद्धति से अलग करती है। समकालीन यथार्थ को अपने कविता में व्यक्त करने के लिए नई कविता के कवियों का परंपरा से हटकर बिंब रचना पड़ा। मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता में कहा कि मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा हैं, वास्तव के विस्फारित प्रतिमाएं विकृताकृत बिंबा हैं। नई कविता के कवियों ने पुराने पढ़ चुके छंदों, प्रतीकों, मिथकों में एक नया अर्थ भरा। नई कविता में वैयक्तिक और सामाजिक प्रतीकों के सृष्टि के लिए शमशेर और मुक्तिबोध का नाम बहुत आदर के साथ लिया जा सकता है। अरुण कमल, बरगद, भैरव, अंधेरे में स्याह जल, न जाने कितने प्रतीक मुक्तिबोध की कविताओं में मौजूद हैं। नरेश मेहता, कुंवर नारायण, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार आदि ने अपनी कविताओं में संशय की एक रात में, आत्मजयी में, कालजयी में, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई में प्रतीकों का इस्तेमाल और मिथकों को नए रूप देने का प्रयास किया गया है। नई कविता के कवि छंद की रूढ़ प्रणालियों में भी विश्वास नहीं रखते थे। निराला के मुक्त छंद का सभी कवि समर्थन करते थे। वह इस कारण से नहीं कि छंदबद्ध लिखना कठिन काम था, बल्कि इस वजह से कि तद्युगीन समाज की जटिल और यथार्थ संवेदना को व्यक्त करने में मुक्त छंद की कविता ही समर्थ हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात थी कि मुक्तिबोध जैसा समर्थ कवि भी परंपरागत छंद की लय की सुरक्षा का ध्यान रखता था। एक बात और कि नई कविता ने लय को नहीं छोड़ा, चाहे वह कितनी भी गद्यात्मक क्यों न हो गई हो। मुक्तिबोध ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं कि इस काव्य प्रवृत्ति में छंदों का निषेध है। इस धारा के अंतर्गत अनेक कविताएं छंदोबद्ध हैं। यह कहा जा सकता है कि नई कविता के कवियों ने छंद लय के अनेक नए प्रयोग किए और मुक्त छंद तो नई कविता का पर्याय ही है। नई कविता को किसी खास प्रवृत्तियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक कवि और प्रत्येक कविता के अपने अलग अलग स्वर हैं। नई कविता जो है वह विभिन्न स्वरों का एक समुच्चय है और अपनी पुरानी कविताओं का यह एक स्वाभाविक विकास भी है। नई कविता सन 1960 के बाद अकविता, भूखी पीढ़ी की कविता और पोस्टर कविता, योत्सावादी कविताओं के नारे उठे। भारत चीन युद्ध ने नेहरू युग की हकीकत को भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नई कविता अपना आकर्षण इस दौर में आकर खोने लगी थी। युवा कहे जाने वाले कवियों ने नए युग के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए नई तरह की काव्य भाषा और नई तरह की काव्य प्रवृत्ति का प्रयोग किया, जिसे मोटे तौर पर समकालीन कविता कहा जा सकता है। इस तरह से एक बहुत ही संक्षिप्त और छोटा परिचय था नई कविता के विषय में। अब मैं सीधे जो है वह शमशेर की कविता पर आता हूँ और शमशेर के विषय में मैं थोड़ा बहुत बातचीत करूँगा। शमशेर को लेकर पाठकों की यह शिकायत रहा करती है कि वह जटिल और एक दूह कवि हैं, और यह शिकायत वाजिब भी है। लेकिन शमशेर इस विषय में क्या सोच रहे थे, इस बात को भी जानना जरूरी है। उदिता की भूमिका में शमशेर ने खुद कहा कि बाज अपने दोस्तों को मेरी कविताओं का लुत्फ उठाने में कुछ दिक्कत महसूस हुई है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।
या जितनी हुई है उससे बहुत कम होनी चाहिए थी। विनोद दास को दिए अपने एक इंटरव्यू में भी शमशेर इस बात का जिक्र किया, जब विनोद दास ने उनसे पूछा कि यह आरोप लगता है कि आपकी कविताएं कम समझ में आती हैं या उस पर एक अस्पष्टता का आरोप लगता है, तो विनोद दास से उन्होंने कहा कि जिस तरह की मैं कविता लिखता हूँ उसमें अस्पष्टता आ ही जाती है। दरअसल अंतर्मन के घात प्रतिघात को हूबहू शब्दों में मैं पकड़ना चाहता हूँ। अंतर्मन गोपन होता है, चित्रबिंबों में उसी रूप में पाने में उसमें थोड़ी अस्पष्टता आ ही जाती है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ यह भी सही है, जिन्होंने मुझे टटोल लिया, मेरे सिस्टम को समझ लिया, उनके लिए मैं आसान हूँ। तो इस तरह से यह बात है कि शमशेर अपनी कविताओं को लेकर कितने आश्वस्त थे। शमशेर ने दो तरह की कविताएं जो हैं कि वह लिखी हैं। एक ऐसी कविता जिसे दुरूह कहा जाता है, जिसे कठिन कहा जाता है, जो आलोचकों के लिए भी जिस कविता को खोलने में उनको मशक्क़त होती है, और इस तरह की कविताएं जो है वह शमशेरियत की श्रेणी में आती हैं, जिसे जो अव्याख्यायित है। लेकिन एक दूसरी तरह की कविताएं भी एक दूसरी तरह की कविता भी शमशेर लिख रहे थे, दूसरी तरह के, जो कि राजनीतिक कविताएं हैं। वह इन कविताओं में एक एक्टिविस्ट की तरह पेश आते हैं। नागार्जुन से वह काफ़ी प्रभावित थे, उनकी कविताओं से वह काफ़ी प्रभावित थे, और उन्हीं की तरह अपने कई इंटरव्यू में, साक्षात्कार में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे नागार्जुन की कविताएं पढ़कर रस खोता है और मैं उनकी ही तरह कविता लिखना चाहता हूँ। लेकिन शमशेर ने कुछ कविताएं लिखी और जो है कि उनकी ही कुछ कविताओं से बातचीत शुरू होगी। जैसे उनकी एक कविता है कि शिला का खून पीती थी, जो कि एक दुरूह और जटिल कविता की श्रेणी में इसे रखा जाता है। कविता है कि शिला का खून पीती थी वह जड़, जो कि पत्थर थी स्वयं। सीढ़ियाँ थी बादलों की झूलती टहनियों सी, और वह पक्का चबूतरा ढाल में चिकना सुतल था, आत्मा के कल्प तरुका। इस कविता को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि समय मानो प्रवाह बनकर रुक गया हो, जिसके आगे कोई राह नहीं हो। एक छटपटाहट, एक बेचैनी और गति और प्रतिगति के बीच एक संतुलन खोजने का एक प्रयास इस कविता में किया जा रहा है। हताशा से भरते जा रहे समय में शिला के ही जड़ों द्वारा शिला का खून पीना, वह एक जो है कि अद्भुत संघर्ष की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है, अद्भुत जीवन संघर्ष की ओर। एक अपनी गज़ल में शमशेर ने लिखा भी है कि अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें, कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना अपना कहें। तो शमशेर की एक कविता है बैल, और चूँकि समय का भी मुझे ध्यान रखना है, इसलिए मैं उनकी इस कविता के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले कविता पढ़ दे रहा हूँ और इस कविता के पढ़ने के बाद ही मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा या समाप्त कर दूँगा। मैं वह गुट्ठल, और यह कविता इसलिए भी अनिवार्य है कि जो कवि जो है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ही बात ही, जैसी कविताएं लिख रहा था। आखिर इस कविता में आकर उसे बोलना ही पड़ा, और इस कविता को पढ़ते ही बरबस ही प्रेमचंद की वह कहानी दो बैलों की कथा की याद आ जाती है। और यह कविता आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के समय में यह कविता इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि मजदूरों का, इस संकट के समय में मजदूरों का इतनी भारी मात्रा में पलायन जो है, इस बात का जो वर्ग है वह आज भी कितना निराश, उसके साथ भी आज भी कितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और केवल एक टुकड़े रोटी के लिए वह क्या क्या नहीं करता है। तो इस कविता को मैं पढ़ता हूँ।
मैं वह गुट्ठल काली कड़ी कूब वाला बैल हूँ जो अकेला धीरे धीरे 6 मील खींच कर ले जाते हुए ठेले पर ऊपर तक लदा हुआ माल स्टेशन से दूर गोदाम तक चुपचाप धीरे धीरे आंखें बाहर को निकली हुई, त्योरी चढ़ी हुई, कांधे जोर लगाते हुए, सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई गर्म पसीनों से तर मगर जोर लगाती हुई, नथुने फूले हुए, सांस और दम अपनी जोर आजमाई में लगे हुए, क्यों और किसके लिए? अपनी शाम के, अपनी सुबह के बंधे हुए चारे के लिए। उससे मीठी, उससे नमकीन और प्यारी चीज़ दुनिया में कोई और है क्या? या रात की ठहरी हुई, बहुत गहराई से बोलती हुई, चुपचाप बोलती हुई, दम साधे, आंखें मीचे, सबको देखती सी हुई शांति के लिए, गंभीर प्राणों से उठती हुई शांति, आकाश के तारों, कुत्तों का पागल शोर जो इस शांति को बढ़ाता ही है, पहरुओं की ठक ठक सीढ़ियाँ, और कहीं दूर किसी गाय के गले की घंटियाँ, कटड़ों और बच्चों की हवा में, मासूम कच्ची सी सुबह और घोड़ों का खोखला गर्व से बोल और बिला किसी वजह बार बार टापे ज़मीन पर मारना, यह सब जो शांत की ओर ठोस और अस्थायी सा बनाते हैं। मालिक के खर्राटे, मालकिन की बच्चों की थपकियाँ, किसी बच्चे का रात में रो उठना, यह सब रात में कितना प्यारा लगता है। मुझे नहीं मालूम यह मेरे सपने का हिस्सा होता है, एक मीठी जागती नींद का या जागरण का, कोई अंतर नहीं। मुझे यह महसूस होता है कि ठेले को लगातार सारी आंतों और नसों के तनाव से खींचते हुए भी जैसे मैं सो जाता हूँ, वह गहरा लगातार श्रम, पुट्ठों को स्लथ कर देने वाला श्रम, स्वयं मेरी नींद का कर्व बन जाता है। मालिक पर जब जो गुस्सा आता है उससे मेरा जोर और बढ़ जाता है। मगर मुश्किल यह है कि मालिक मेरी नस नस को जानता है और समझता है। वह मुझसे मेरी मूक भाषा में अच्छी तरह बात करता है। मुझे वह इस तरह निचोड़ता है जैसे घानी में एक एक बीज कसकर दबाकर पेरा जाता है। मेरे लहू की एक एक बूंद किसके लिए समर्पित होती है? यह तर्पण किसके लिए होता है? सुबह के अन्न देव के लिए, शाम के अन्न देव के लिए, जिसका नाम चारा है। यह एक मोटी और स्पष्ट बात है, गीत नहीं, कि वह चारा है और मैं बेचारा। मेरा मालिक भी शायद एक अन्य 2 टांगों पर खड़ा और मुंह वाला कपड़ा पहनने वाला बैल है, एक गंदा सा नाटा सा बैल, कमज़ोर मगर बहुत चालाक और गीत गुनगुनाने वाला बैल, जो गीत मुझे अच्छे लगते हैं, मगर कभी कभी मैं अपने इसी श्रम में कहीं खो जाता हूँ।